2008 ओलंपिक्स में ये अब फैन कह लीजिए या स्पोर्ट्स लवर कह लीजिए, बीजिंग गए थे और बीजिंग जाने तक भारत को बड़ी मुश्किल से एक मेडल मिलता था। 1980 में लास्ट मेडल मिला, 84, 88, 92 कोई मेडल नहीं मिला। 96 लिएंडर पेस ने एक मेडल जीता, 2000 कर्णम मल्लेश्वरी ने एक जीता और 2004 में राज्यवर्धन राठौर ने। एक ऐसा दौर था जहां पर इंडिया एक मेडल के लिए तरसता था और शायद आप गए, लकी साबित हुए। बीजिंग में 3 मिले, जिनमें से 2 चैंपियंस हमारे साथ हैं। एक बार फिर तालियों की गूंज टोक्यो तक जानी चाहिए, मजा नहीं आ रहा है। और इनमें से मैरी और सुशील टोक्यो की तैयारी कर भी रहे हैं। लेकिन सुशील, आपसे शुरू करूं। जिस मुल्क में एक मेडल नहीं आता था, आपके कैबिनेट में 2 हैं, एक ब्रॉन्ज है, एक सिल्वर है, गोल्ड नहीं है। 2016 में आ सकता था या 2020 में आएगा? सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगा। और जिस तरीके से आपने बताया कि 2008 में ब्राउन्स, फिर सिल्वर हुआ, 16 चूक गए हैं, टोक्यो भी आने वाला है, तो आप सब की ब्लेसिंग, दुआएं, आशीर्वाद चाहिए कि 20 में हम अच्छा करें। और जिस तरीके से अब ओलंपिक को लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से पसंद कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से गोल्ड ही होगा। वो मैम बार बार एक ही चीज़ बोल रही हैं मेरे को जब से आज मिली है कि भैया प्रण किया है तो उस पर मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो तपस्या में लगे हुए हैं विक्रांत भाई कि अच्छा करें। विजेंद्र, तपस्या की बात की, तपस्या बड़ी होती है। हमें मेडल तो बाद में दिखता है, हम सेलिब्रेट भी करते हैं उस मेडल को। और जिस वक्त आपको मेडल मिला था, आपको मिला था पहले या सुशील को या अभिनव को? पहला मेडल किसको मिला था? सुशील नहीं, फर्स्ट अभिनव, फिर सुशील, देन नहीं भाई, तेरे को मिला। मैं तीसरा। वो विजेंद्र की ब्राउन्स मेडल की बाउट नहीं हुई थी ये मेरे ख्याल से। आप नहीं, बट उस दिन, जिस दिन लाइक मैं बताता हूँ इसका पूरा किस्सा क्या था। लाइक हम जो चेंजिंग रूम होता है उसमें थे, तो हमारे कोच साहब GS संधू जी थे उस टाइम। और उस दिन ट्यूसडे था, मंगलवार था। और संधू कोच साहब हमारे बड़े टेंस होके आए और यार 2 मेडल आ गए। मैं किसका सर? एक तो अभिनव का सबसे पहले आ ही गया था, गोल्ड मेडल था। एक और मेडल, रेसलिंग का मेडल आ गया। बड़ी वाहवाह हुई रखी थी, बिकॉज अखिल बड़ा मीडिया में चल रहा था तब। अखिल था, जितेंद्र अच्छा कर रहा था। यार अगर अपना मेडल नहीं आया तो बेइज्जती बहुत होनी है, वहाँ इंडिया जाएंगे तो बहुत चित्र पड़ेंगे। मैं हाँ, ये तो हो सकता है। मैं क्या तो तब आपका मेडल आ चुका था, रेसलिंग में मेडल आ चुका था जब मेरे को बताई थी। और जब मैं चेंजिंग रूम में तैयार हो तो मैं को सब चिंता मत करो, माँ अपन मेडल लेके आएंगे अब की बार। तो हम गए और जब हमारा कंफर्म हो गया था, लेकिन हमारी फाइट एक और बची थी जो सेमीफाइनल के लिए थी, वो बाद में थी। तो पहले सुशील का था, उसके बाद आई थिंक जो थर्ड था वो मेरा था। और जिस वक्त तिरंगा ऊपर जाता है और मेडल पहनाया जाता है, और एक ऐसे मुल्क में जहां एक एक मेडल के लिए तरसते थे, वो अगर आप दोनों डिस्क्राइब करें। बीजिंग की मैं बात कर रहा हूं। बीजिंग की, आई थिंक बीजिंग उस टाइम पे जो दौर था, मीडिया ने बड़ा एक हमारा साथ दिया था। बिकॉज एक मूवमेंट बना दिया था कि जो, बिकॉज हम बिल्कुल गांव से बिलोंग करता हूं मैं, तो भैया कहते हैं हमारी अखबार में फोटो आती है, बड़ी खुशी मनाते हैं कि लाइक वाह जी वाह क्या बात है। लेकिन उस टाइम पे जो मीडिया अटेंशन हमें मिली थी, जो 2007 में जब स्टार्ट हुआ था 8 तक, तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं एक की फैक्टर होता है कि यार कि अगर हमने मेडल मिल गया तब क्या होगा। बिकॉज उससे पहले बहुत सारे लोग आते थे पटियाला में हमारे पास जब ट्रेनिंग कैंप चलता था, और जो पूछते थे कि हाँ तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, जो भी आपकी कमी है वो दूर कर दी जाएगी। तो आई थिंक जो एक माहौल बनाया था आप लोगों ने उस टाइम पे, जो मीडिया का एक बहुत बड़ा अहम रोल मानता मैं उस टाइम पे। उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा ऐसा जो मूवमेंट कभी मीडिया ने चलाया होगा। तो वो आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा रोल था। और कहते कि जब मेडल मिलता है तो बहुत सारे सपने सच हो जाते हैं। हमारे भी सपने थे, तो हर चीज़ कहते पहले विजेंद्र सिंह को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब यहाँ एयरपोर्ट पे लैंड किया तो भैया हर जगह विजेंद्र सिंह हो रखी थी। सो दैट वाज नाइस आई थिंक। तो एक आदमी ने कभी सपना, मैम बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक बहुत सारे लड़कों ने कहा था कि हमने, जो फिल्मों में नहीं होता एक डायलॉग होता कि रातों रात जिंदगी बदल जाना, लो हमने तेरी देखी है। मैं क्या, थैंक यू। तो आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बॉक्सिंग मेडल आई गेस, दैट्स द ओनली थिंग। और बाकी भैया सुशील भैया बड़े अच्छी और एक कहते सरल भाषा में समझा सकते हैं, है कि नहीं वैसे? विक्रांत भाई, मेरे जो गुरु हैं पद्मश्री महाबली सतपाल जी, वो मुझे और योगेश्वर को हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि ये ओलंपिक होप है, ओलंपिक मेडल जीतना है आप लोगों को। जब भी
हमारी कोई मीटिंग होती या किसी से मिलवाते हो, तो बहुत से लोग, मैं कई बार देखता था जब गुरुजी ये बोलते थे कि ये ओलंपिक में मेडल जीतेंगे दोनों बच्चे हमारे, तो लोग हंसते थे। मैंने वो एक दौर देखा है कि लोग हंसते थे कि यार सतपाल जी भी ना हर टाइम ओलंपिक मेडल से नीचे बातें नहीं करते। तो वो दौर मैंने देखा है। और जब जिस तरीके से सर बता रहे थे कि बीजिंग ओलंपिक में वो जो आपको एक मौका मिला था कि टॉस में ओपोनेंट ने मेरा पैर पकड़ रखा था, और उसमें विक्रांत भाई 90 क्या 100% 1% चांस होते हैं कि आप किस तरीके से सोचते हो, किस तरीके से टेक्निक लगाते हो। तो वो एक सिचुएशन आ गई थी कि ओपोनेंट के पास ही पूरी कुश्ती थी, और मैंने ऐसे हाथ मारा कि 2004 में भी मेडल नहीं जीत पाया। गुरुजी भी है ना, ठीक ही बोलते हैं सब लोग कि ओलंपिक मेडल जीतना इतना आसान नहीं है, मगर वो ओलंपिक मेडल मिला। और जिस तरीके से विजेंद्र भाई ने कहा कि ओलंपिक मेडल जीतते ही मुझे एलजी साहब खोज रहे थे, मुझे ये भी नहीं पता था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होता क्या है। तो मुझे ढूंढते, और भाई तेजेंद्र खन्ना जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहा जी मैं तो किसी से नहीं मिलना चाहता, मैं सोऊंगा आज, क्योंकि इतने दिन से एक ही चीज़ दिमाग में थी कि ओलंपिक मेडल जीतना है। वो मेडल मैंने जीत लिया है, अब मैं सोऊंगा, मैं तो सुबह ही मिलूंगा जिससे ही मिलना। तो मुझे पता भी नहीं था, मगर ओलंपिक मेडल के बाद सभी खिलाड़ियों का देखने का नजरिया ही बदल गया है। आज आप किसी से भी बात करोगे ना, बीजिंग ओलंपिक के बाद मैंने वो दौर देखा है देश में। आप छोटे बच्चे से भी किसी से पूछोगे ना कि भाई ओलंपिक, कि जी ओलंपिक खेलना नहीं, मुझे तो ओलंपिक गोल्ड जीतना है। तो ये बदलाव मैंने 2008 के बाद ओलंपिक का देखा है। मैरी 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, और 2012 लंदन ओलंपिक्स में तो लोग ये कह रहे थे कि मैरी के लिए शायद ये लास्ट मौका है, लेकिन मैरी तो रुक ही नहीं रही हैं। 2012 का बताइए ना पहले तो, मेडल जो था 12 जो लंदन ओलंपिक जो हो रहा था, मैंने बहुत मेहनत किया है। लोग सोच रहे हैं कि शादी से पहले तो सब कुछ कर सकती है, और शादी के बाद और बच्चा होने के बाद वापस आना आसान नहीं है। और मैं बहुत स्ट्रगल किया। जो सिचुएशन बिलोंग्स टू, मैं मणिपुर स्टेट से के ही हूँ, और उधर में कितना वायलेंस होता है, इंसर्जेंसी होता है। और जब मैं 1 साल मेरा 2 बेटा छोड़ के वापस आया, मैं के में थी और भोपाल में, और 3 मंथ्स नेशनल हाईवे ब्लॉकेड हो रहा था, और मैं के में हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ। बॉटल फीडिंग हो रहा था, और बहुत मुश्किल है मेरे लिए। दूध उसका लैक्टोजन मिल्क नहीं मिल रहा था। तो वो जर्नी बताऊंगी तो और ज़्यादा लंबा खींचेगा, और फिर मेरे को ज़्यादा इमोशनल हो जाऊंगी। बहुत मुश्किल है कमबैक होना, और माँ बनने के बाद परफॉर्मेंस देना, ऑफ कोर्स अचीव करना, और जो परफॉर्मेंस को मेंटेन करना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसलिए जब मैं एक भगवान ने कुछ यूनिक बनाया गया होगा मेरे ख्याल से। God made me so special. I think every human being made special, or one so special, but for me is I think so special. क्योंकि ये क्यों बताना चाह रही हूँ कि मैंने एक बार सोच लिया, जब तक अचीव नहीं करेगा हटती नहीं हूँ मैं। यही एक भगवान ने अंदर में कुछ दिया है। मैं सब कुछ सारे अचीव कर लिया, जो मैं सपना था वर्ल्ड चैम्पियन बनना, और ओलंपिक में बहुत साल के बाद ओलंपिक शामिल हुआ। मैं 1 2 3
वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भी ओलंपिक में इंक्लूड नहीं हो रहा था, गेम्स में स्पेशली गेम्स में इंक्लूड नहीं हुआ। फिर भी मैं बहुत इंतज़ार करते करते मेहनत करके वर्ल्ड चैंपियन बहुत बार भी बन गया। फिर ओलंपिक आ गया, कोई मतलब मेरे खुद का कोच लोग में बिलीव नहीं किया। 48 में वर्ल्ड चैंपियन 3-4 बार लेने के बाद ओलंपिक 51 खेलना पड़ता, क्योंकि 48 Weight कैटेगरी category। नहीं था। हाँ, इसलिए मैं एक जंप करके खेलना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग करती थी तब बड़े वेट लोग के साथ भी फाइट किया हूँ, तो इतना मैं डर इतना नहीं था और इजी होगा, लेकिन अपना तरफ से तो पूरा कोशिश करना पड़ेगा। क्वालिफाई करना भी इजी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कुछ न कुछ तो कर पाऊँगी, मेहनत करूँगी तो कर पाऊँगी, यही मेरा चैलेंज था। और कोच लोग ने मेरे बारे में बहुत कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, मेरी इतना छोटा हाइट है और ये है क्या है सो है, ये लोग तो मैं मुंह बंद नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर पाऊँगी। ये लोग नेगेटिव सोच तो कोई भी बंद नहीं कर पाएगा। जब पॉजिटिव सोचेगा तो पॉजिटिव ही जाएगा, जो नेगेटिव थिंकिंग लोग है नेगेटिव ही जाएगा। कुछ न कुछ ऐसे ही सोच के वही रहेगा, और किसी के ऊपर में भी हो सकता है, मेरे ऊपर में भी बहुत हो रहा है। तो मैं नेगेटिव को कैसे मिटाना है कि परफॉर्मेंस देके और प्रूफ करके, यही है मेरा ओलंपिक में मेडल आने के बाद मैं प्रूफ किया। उसके बाद बहुत कहानी भी है, और फिर अभी भी कौन वर्ल्ड चैम्पियन, अभी भी ये उम्र में अभी यंग बॉक्सर लोग बहुत आने लगा, आ जाओ, इंस्पायर हुआ है। मेरे को यंग बॉक्सर बहुत लोग इंस्पायर आया, बच्चे लोग भी इंस्पायर हुए, पेरेंट्स भी इंस्पायर, अपना बच्चे लोग को बॉक्सिंग में डालना चाहता है, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि जब तक मेरा सपना पूरा नहीं किया तब तक मैं लड़ूंगी, तब टाइम आ गया, द टाइम विल कम, वो टाइम को जो लाइन हम क्रॉस वो नहीं कर सकती मेरा हाथ में है। और जो लिमिट आएगा, रिटायरमेंट का लिमिट आ जाएगा, तब मैं रिटायर करूँगी। जब तक लोग बोलना चाहते हैं बोलने दो, एज मैटर है क्या मैटर है, कौन एज मैटर मीन व्हाट, आई डोंट नो। यही है कि लोगों को नेगेटिव जाएगा तब तक उसको कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बदल नहीं, सकता। बात सही है कि एक मेडल जिस मुल्क में अगर आपको मिल जाए और आप की जिंदगी बदल जाए, इंसान कहता है ठीक है एक मेडल से मैं घर बैठूं। लेकिन आज सुशील भी अगेंस्ट द ऑड्स टोक्यो की तैयारी कर रहे हैं और मैरी भी टोक्यो की तैयारी कर रही हैं। हो सकता है आप दोनों एक एक मेडल ले आए। लेकिन सर, जो अभी बात चल रही थी 2008 में जब गए आप ओलंपिक्स देखने के लिए, वो 3 मेडल आए, लंदन 6 आए। एज स्पोर्ट्स मिनिस्टर आज आपको लगता है कि रियो में इंडिया ने शायद अंडर अचीव किया, सिर्फ 2 मेडल आए? और जब मैं कहता हूं सिर्फ 2 मेडल आए, ये बदलाव है पिछले 12 साल में। जब हम एक के लिए तरसते थे, आज हम कह रहे हैं सिर्फ 2 मेडल आए। नहीं, देखिए, आजकल मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कितना मेडल आने के चांसेस है, फ्यूचर क्या है। अभी तीनों का आप लोगों ने सुना, ये ऐसा जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि हमारा देश में स्पोर्ट्स का ट्रेडिशन तो है लेकिन स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं है। अंग्रेज़ों के आने के बाद क्रिकेट थोड़ा सा एक बना, बाकी तो कल्चर नहीं। जो खेल रहा है मेडल लाया तो सेलिब्रेट करते हैं, अदरवाइज़ कोई पहचानता नहीं खिलाड़ियों को। पूरा जो माहौल है उसको अब यहाँ 5-6 मिनट में तो नहीं बता सकता हूँ। मैं कभी सेमिनार में, कभी इंस्टीट्यूट जाता हूँ तो वहाँ मैं डिटेल से अपना विज़न वहाँ ले करता हूँ। मैंने अभी कई जगह शेयर किया, किसी इंस्टीट्यूट में और 2-3 जगह में।
ये हो पाएगा और मुझे पूरा उम्मीद है। तो मैंने जब एक लक्ष्य रखा 2028 के लिए, और ऐसे कहने के लिए लक्ष्य नहीं रखा, उसको अमल भी हमने शुरू किया। और खिलाड़ी तो एक साल में तो पैदा नहीं होता है, एक खिलाड़ी का एक साइकिल 8-10 साल का एक साइकिल होता है। आज जो हमने तैयारी किया वो 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में उसका रिजल्ट आएगा। सारा तैयारी क्या क्या वो कभी फिर बताऊंगा। इमीडिएटली जो मेरा मन में है कि बीजिंग ओलंपिक्स में जो हम गए थे तो 3 मेडल आए, तो एक उत्साह हुआ। पहली बार मल्टीपल मेडल हमारे पास में आए। तो अब बहुत लोग हिस्ट्री भी नहीं जानते, सिर्फ बाकी लोग नहीं, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में जो ऑफिशियल्स है उनको भी इतना गहराई में नॉलेज नहीं होगा। काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में, इसलिए वो पैशन नहीं होने से फ़ायदा नहीं। तो हमने बचपन से ये, हमारे गांव में टेलीविज़न वगैरह था नहीं उस समय, फिर भी हमने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते थे। तो हमारे दिल में ये था कि हम क्यों मेडल के लिए तरसते हैं। तो 96 में जब लिएंडर ने पहली बार ब्रॉन्ज लिए, तब तक तो टेलीविज़न आ गए, सब कुछ आ गए, तो हम लोग इंस्टेंटली पता चला। अदरवाइज मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड एक आया था हॉकी में, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज बॉयकॉट किए। उसके बाद ड्राई, हर ओलंपिक्स नाम का हम जाते हैं, मेडल जीतते नहीं है। तो मेरे मन में हमेशा ये क्वेश्चन होते थे, इतना बड़ा देश, आज तो हम बोलते हैं इंडिया यूथ नेशन है, युवाओं का देश है, तो फिर हम 1 मेडल 2 मेडल के लिए तरसना, ये हमारा देश को शोभा नहीं देता है। बहुत ही क्रांतिकारी फैसला और क्रांतिकारी कदम उठाना होगा, तब जा करके हम सेलिब्रेट करेंगे। हम 1-2 मेडल के लिए क्यों, तब हमने खेल फेडरेशंस को, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को हमने टारगेट दिया। मैं जब मंत्री बनने के साथ साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने पूरा फेडरेशन को बोला ये मेरा विजन है, और 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में इंडिया 10वीं टॉप 10 में आना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक दिशा निर्देश जारी किया, जो उस पर अमल, जैसे मैंने बताया, हो चुके हैं। इस बीच में अभी टोक्यो ओलंपिक्स है और पेरिस 2024 है, उसका तैयारी अलग से चल रहा है। टोक्यो का तो लगभग पूरा कंप्लीट है तैयारी, लेकिन मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ, ओलंपिक सिर्फ खिलाड़ी जाके खेलना नहीं होता है। खिलाड़ी के पीछे जो टीम, जो मैनेजमेंट, हमको कभी कभी ये खबर मिलते थे इंडियन टीम गई, प्रैक्टिस का जगह खाली नहीं है, प्रैक्टिस करने गए, वापस आने के लिए बस नहीं है, किसी का एक्रेडिटेशन नहीं है, एरेना घुसने का नहीं है, खिलाड़ी नुकसान हो गया, उसको चोट लगा, दवाई देने वाला आदमी नहीं है। बहुत बड़ा व्यवस्था होता है, इम्पेकेबल अरेंजमेंट होना पड़ता है। तो ये जो इंडिया हाउस का कंसेप्ट, अभी हम नॉलेज पार्टनर जो करना, फिर एक्सपर्ट टीम को भेजना, मैं नेक्स्ट मंथ फिर टोक्यो जा रहा हूँ। ये जैसे मैंने कहा ना, कभी मौका मिलने से ये डिटेल में बताने का चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ होता है ये ओलंपिक जाके खेल के आना। मेडल मिला तो सेलिब्रेट, नहीं मिला तो दुखी। इसका बियॉन्ड, पर्दे के पीछे इंटायर नेशन का जो सपना, एक स्पोर्ट्स कल्चर, खेल को पार्ट ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ बना करके किस तरह ले जाना। मेडल नहीं जीता तो वो जीरो नहीं हो जाता है, वो हमारा ही हीरो रहेगा उनका ज़िंदगी का। छोटा छोटा खिलाड़ियों का तड़पना। मैं जब मंत्री बना, मैंने ये निर्णय किया कि कोई भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मेडल जीतता है, अभी पूरा प्रूफ हो गया, जैसे मेरे लोग अभी जीत के आए, ये इंडिया एयरलाइन से, फ्लाइट से इंडिया लैंड करने से पहले उनका पैसा तैयार रहना चाहिए। ये करके मैंने कैश पैसा जो भी प्राइस है देने शुरू किया। पर्सनल एथलीट के साथ मेरा, स्पेशली जो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, वो और स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि एक कोच या एक फेडरेशन का कुछ गलती से खिलाड़ी का लाइफ तबाह हो सकता है। अब मेरी कम सुशील कुमार विजेंद्र का तो कोई तबाह नहीं कर सकता, ये लोग ऑर्डिनरी स्टार है। कोई ऐसे गांव से आता है जिसको मैं अभी एग्जांपल नहीं देना चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, एक कोच या एक कोई गलती से उसका लाइफ खत्म, उसको कोई ट्रेनिंग से ही, वो कैंप से ही बाहर कर देगा। वो आवाज़ ही नहीं खोल सकता, अपना नीड, अपना ज़रूरत चीज़ भी बता नहीं सकता है। ऐसा चीज़ है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। स्पोर्ट्स बहुत बड़ा दुनिया है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। उससे बड़ा मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देश का छवि, हम हार्ड पावर का बात करते हैं, मिलिट्री पावर का बात करता है। आज के दिन में आपका मिलिट्री पावर के साथ साथ देश का सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से देश का नाम, शान बढ़ता है। इसलिए स्पोर्ट्स में
इंडिया ये मीडियोकर देश नहीं रह सकता है। इंडिया को ये ग्लोबल स्टेज में स्पोर्टिंग पावर हाउस के रूप में उभर के आना होगा, और उसके लिए पूरा देश, अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो खेलो इंडिया लॉन्च जो किया है, उस खेलो इंडिया को मैं चाहता हूं कि हर गली, हर गांव, हर कोने तक पूरा देश पर में ले जाना है। नथिंग यूनाइट्स कंट्री लाइक स्पोर्ट्स। एक खिलाड़ी पूरा देश को बांध के रख सकता है, इतना ताकत है खेल में, पूरा देश। ये हकीकत है, ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर बोल रहे हैं, और शायद ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर से ज्यादा एक स्पोर्ट्स फैन के तौर पे बोल रहे हैं, एक स्पोर्ट्स लवर के तौर पर बोल रहे हैं, क्योंकि उस दर्द को समझते हैं। ये फैक्ट है कि इंडिया में क्रिकेट के अलावा बाकी जितने खेल या खिलाड़ी या चैंपियंस आते हैं वो सिस्टम के कारण नहीं आते, सिस्टम के बावजूद आते हैं। हाँ जी, दैट्स ट्रू। तो सवाल क्या है, सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि सिस्टम को तोड़े कैसे, आप लोगों ने कैसे तोड़ा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। सर ने अपना विजन बताया, बहुत खूबसूरत है, और 28 तक ये काम करेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेडिकल एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जिसमें हम बहुत पीछे मार खा रहे हैं जिस चीज़ में। बिकॉज मेडिकल ठीक हो तो, बिकॉज कई लड़कों को इंजरीज हो जाती है, स्पेशली हमारे जो बॉक्सिंग की, जब मैं बात करूं तो जो आइज साइट होती है उसमें कोई भी थंब लग गया, एल्बो लगी, तो उसको देखना बंद हो जाएगा, ही कांट सर्वाइव, उसको बॉक्सिंग छोड़ना पड़ेगा। और जैसे फिजियोज होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, तो ये सब चीज़ें के ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ता है। अब मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में हूँ, तो अब मैं हर एक चीज़ को हायर कर लेता हूँ, जो भी अच्छा करा, चाहे डाइटिशियन है, चाहे वो न्यूट्रिशन है, कोई भी है, तो उसको आप हायर कर लें। और स्पोर्ट्स में एक खिलाड़ी तो मेहनत करता ही है ही, राइट सर, लेकिन उसके साथ साथ जो टीम काम करती है वो भी एक बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, और इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि भैया कैम में है, किसी को भी साइन कर दिया कि भैया ये तुम्हारा फिजियो है, ये तुम्हारा स्ट्रेचिंग गाय है और न्यूट्रिशन है, कोई इससे काम नहीं चलेगा। ही शुड बी कैपेबल कि भैया ये इस लायक है कि नहीं है। बिकॉज अभी याद है मेरे को 2004 या 2005 में थे सर हम NIS पटियाला में, और वहाँ पे एक डाइटिशियन आई, लाइक शी इज़ वेरी हेल्दी। तो मैंने उससे एक सवाल पूछ लिया था बस सिर्फ, मैं कह मैडम आप पहले आप तो डाइट खाना के सीख लो, फिर आपका यू सो हैवी, लाइक थोड़ी सी हट्टी कट्टी थी। तो मैंने पूछा मैं मैडम पहले अपना वेट तो कम कर लो, फिर हमें बताइए। उसके बाद उन्हें कोच साहब को बता दिया, हमारे लड़के तो ऐसे बोल। खाना बंद हुआ कि नहीं? नहीं, मेरा किस चीज़ का बंद करना, हम तो नेशनल कैंप में थे, उसमें थोड़ी कोई रोक सकता है। तो मैं मैडम पहले अपना वेट तो कम कर लो, उसके बाद हमें डाइट के बारे में बताना। तो उसने जाके बताया। तो भैया जो कैपेबल हैं आप उनको जिम्मेदारियां दे, ये नहीं कि भैया किसी की सिफारिश लेके नेशनल कैंप में आ गया। नो, जो लड़के मेहनत करके नेशनल कैंप तक पहुंचे हैं, साइड बाय साइड हमें मेडिकल में भी काम करना पड़ेगा, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वर्ल्ड के साथ कम्पीट करना है। तो आपको लगता है कि लंदन का 6 जो है वो इंडिया मैच कर पाएगा? मिनिस्टर साहब ने कहा कि 2028 का विजन है, ये टोक्यो में 6 से ज़्यादा मेडल इंडिया के आ सकते हैं। आपकी शूटिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन, क्या 6 से ज़्यादा मेडल आ सकते हैं? जी आप उम्मीद रखिए, कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है कि नहीं बाबा जी? आप है आप मैरी कुछ कहना चाहती थी आप, क्या? माइक लीजिए ना। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, ये तो फिर तो जरूर इससे भी ज्यादा भी आ सकता है। नहीं तो वो तो मेरा हाथ में नहीं है, मिनिस्टर से पूछ लेना फिर तो। क्योंकि मेहनत सारे करती है, सारे तो अपना तरफ से कोशिश करेगा, लेकिन मैं आसानी से मैं नहीं बोल पाती हूँ। मिनिस्टर भी बोल दिया, आसानी से बोलना बहुत मुश्किल है, तो कम से कम आना चाहिए। इतना एफर्ट हम लोग मिनिस्टर कर रहे हैं, गवर्नमेंट थ्रू से मिनिस्टर भी कर रहे हैं, और साथ साथ सारे एथलीट इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आना चाहिए। सुशील, क्या हमारी जो फेडरेशंस हैं वो अभी भी एथलीट को दबा के रखती हैं कि आप 2 बार ओलंपिक मेडल जीते हैं, रियो आप किस तरह नहीं जा पाए वो सबको पता है, कि आज भी ऐसा लगता है आपको कि फेडरेशंस भी चाहती हैं कि यार ये कहते ना कि ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए? मैं सबसे पहले तो मेरे गुरुजी आ गए हैं, मैं सबसे पहले गुरुजी के चरणों में नमन करना चाहूँगा। और मैं आपको बताऊं कि आज विक्रांत भाई, मेडल जो है तपस्या मांगता है। आप किसी भी चीज़ को देख लो, आप तपस्या कर रहे हो उसके लिए, तो वो आपको मिल जाएगा। और फेडरेशन की रही बात,
फेडरेशन ऑटोनोमस बॉडी है, वो खुद के फैसले ले सकती है और आज सबकी नज़र है। आप ये मत समझो कि आप चुपके से किसी को निकाल कर ले जाओगे और उसको ओलंपिक खिला के ले आओगे। आज हर गांव में, हर कस्बे में टीवी है, सोशल मीडिया है, तो सबकी नज़र है। और मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि उनका खुद का विजन है और सब पे मॉनिटरिंग हो रही। तो आज बड़ा मुश्किल है कि आप हेरा फेरी करके किसी खिलाड़ी को आप निकाल ले जाओ और आप लोग बैठे हो आप खिंचाई करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप लेके निकल जाओगे। मगर मैं एक ही चीज़ हमेशा कहता हूँ, आप लोगों को सबको दिखाना पड़ेगा, हमारे जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनको सबको बताना पड़ेगा कि मेडल ऐसे नहीं आएगा। मेडल के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी और उस तपस्या में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, क्या टायर लगता है, क्या स्टेपनी लगती है, वो कोचिज़ का, फेडरेशन का, स्पोर्ट्स विभाग का काम है। आज जैसे मैं बताऊं, मैं दिल्ली सरकार में काम करता हूं, तो दिल्ली सरकार ने 2 पॉलिसी ऐसी बनाई है कि हमारे जो जोन में भी बच्चे हैं, जोन के बच्चे हैं, वो भी 5-5 लाख रुपए लेकर वो ट्रेनिंग के लिए कि आप ट्रेनिंग कीजिए। तो आज सरकारें बहुत मदद कर रही हैं, कंपनियां बहुत मदद कर रही हैं, मगर खिलाड़ियों को कमर कसनी पड़ेगी कि और बड़ा विजन लेके चलना पड़ेगा कि आपको मेडल जीतना ही जीतना। जिस तरीके से मैडम ने कहा कि आपने प्लान कर लिया तो उससे पीछे मत हटो, आप लग जाओ। तो बस एक वो विजन चाहिए और तपस्या चाहिए। भाई साहब, दिल्ली सरकार की तो बता दी, हरियाणा सरकार की बता दो थोड़ी बहुत। बता दो, थोड़े से प्राइज उनका कम हुआ है बेचारा का उनका। विजेंद्र जी, मैं दिल्ली सरकार में कार्यरत हूँ, तो वहाँ दिल्ली सरकार में काम कर रहा हूँ। विजेंद्र की हरियाणा की लाठी आपको दे रखी है, आप बजाओ। नहीं, विजेंद्र ने आजकल लाठी मैनचेस्टर की पकड़ी हुई है। वो वहां पे ब्रिटेन रहते हैं ना आजकल, हरियाणा कभी कभी आते हैं। मैं विजेंद्र भाई को यही कह रहा हूँ कि भाई चुनाव लड़ा है तो क्षेत्र भी संभाल ले और लाठी ले और लग जा और खिलाड़ियों को सपोर्ट कर और किस तरीके से हम खिलाड़ियों के लिए अच्छा कर सकते हैं और हम सब आपके साथ में। सर, आप क्या उम्मीद करते हैं टोक्यो से रियलिस्टिकली, क्योंकि आपके पास सारी फीडबैक आती होंगी, फेडरेशंस की भी कंपैरेटिव फिगर्स आते होंगे। फेडरेशन के साथ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ हम मिल करके एक असेसमेंट लगा रहे हैं। हमारे जो टॉप स्कीम जो चल रहे हैं, टारगेट ओलंपिक पोडियम, इसमें ही हम आइडेंटिफाई करते हैं और जो इस टॉप्स में आते हैं वही ओलंपिक जाते हैं और जो ओलंपिक क्वालिफाई होते हैं इमीडिएटली हम उसको टॉप्स में ले जाते हैं, क्योंकि उसका पर मंथ 50,000 रुपया जैसे कैश देना और बाकी पूरा व्यवस्था वो हम करते हैं। तो अभी तो देखिए हाफ स्टेज में है, 61 क्वालिफाई हो गए हैं। ये मई तक जाएगा क्वालिफिकेशन, ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन मैचेस जो मई तक जाएगा। हर खेल अलग नहीं है, जैसे कुश्ती है, कोई भी क्वालिफिकेशन करते हैं लेकिन वो फेडरेशन सेलेक्ट करता है कौन जाएगा, और कोई गेम ऐसे जो क्वालिफाई करते हैं वही ओलंपिक जाते हैं। तो अभी 8-9 महीने पहले बोलना ये संभव नहीं है। मैं एक असेसमेंट लगा रहा हूँ अभी, लेकिन ये मीडिया का सामने बोलना सही नहीं होगा क्योंकि ये समय नहीं है कितना मेडल जीतेगा। एक एब्सोल्यूट टारगेट जो है हमारे सामने में, ये अप्रैल मई का सामने में नज़र आएगा। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि हम लंदन का जो रिकॉर्ड तोड़ने का क्षमता इस बार रखते हैं। चलिए, तो ये देखिए, अभी बहुत से इश्यूज जो हमारे तीनों ने बताया, बहुत से इश्यूज है। गवर्नेंस का सबसे बड़ा इशू है इस वक्त हमारा खेल के दुनिया में। कोई फेडरेशन ऐसा है जो काम नहीं कर पा रहा है, कोई फेडरेशन अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर पा रहा है। तो खिलाड़ी अच्छा होने से भी फेडरेशन अगर एक्टिव नहीं है तो उसको प्रमोशन नहीं कर पाते हैं, सरकार सबको तो मदद नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि सब टीम एक साथ होकर के, प्लेयर्स, फेडरेशन और गवर्नमेंट, मैं अभी ये चाहता हूँ कि जो पहले गवर्नमेंट और फेडरेशन में झगड़ा होते रहता था, हर समय ये आपके सामने मीडिया में भी आता था, तो मैंने पहले दिन आकर के बताया कि मैं आप लोगों को चलाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको ऊपर में गवर्नेंस कराने नहीं आया हूँ, मैं आपको मदद करने के लिए आया हूँ। खेल के दुनिया में खिलाड़ियों को सहूलियत देने के लिए और खेल संघ को मदद करने के लिए मैं आया हूँ। इसलिए आप लोग पॉजिटिवली काम कीजिए, मैं आपका साथ हूँ। लेकिन किसी भी रूप में सरकार फेडरेशन का झगड़ा मुझे मंजूर नहीं है। मैंने फेडरेशन वालों को मीटिंग में कह दिया, अगर आप फेडरेशन में समय नहीं दे सकते हैं तो आप फेडरेशन छोड़ दीजिए। ऐसे ऑक्यूपाई करके रखेंगे, आप खिलाड़ियों को ध्यान नहीं रखेंगे और खेल को आप ध्यान में नहीं रख पाएंगे तो आप फिर छोड़ दीजिए, फुल टाइम दीजिए। मैंने अपील किया है, अभी पॉजिटिव चीज़ मुझे दिखाई दिया, इसलिए मेरा उम्मीद है कि टोक्यो 2020 में जापान में हमने तैयारी जो किया है, अभी वहाँ भी तैयारी कर रहा है, यहाँ घर खिलाड़ियों का साथ भी
हम लंदन ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे और होने का संभव भी है। वेरी गुड सर, ये बड़ी पॉजिटिव आपने बात की। और मैरी आप भी कह रही थी ना कि पॉजिटिव थिंकिंग, तो एक छोटा छोटा सवाल तीनों से, आप ट्रेनिंग की आपने विजेंद्र भाई? आज ट्रेनिंग कर दी ना? सुशील भाई आपने की है? हमेशा तैयार रहता हूँ भाई साहब, तैयार है मेरे ना? तरफ से कुछ तैयारी हाँ हाँ हाँ। मैरी आपने भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की है ना आज? और सर आपने तो की होगी आई एम श्योर। अगर स्वामी जी का आदेश हो और इजाजत हो। अच्छा, मैं स्वामी जी आए हैं, हमने फ़ोन में बात की, स्वामी जी का फ़ोन आया था उस दिन। हम फिट इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं देश भर में, एक स्पोर्ट्स कल्चर के लिए। सर एक छोटा सा यहाँ पे ट्रेलर कर लेते हैं। एक मिनट, 50,000 लोगों के साथ फिट इंडिया मूवमेंट स्वामी रामदेव जी का साथ में चलाने का हम निर्णय किया है। वेरी गुड सर, अगर इजाजत हो और स्वामी जी भी इजाजत दें, एक छोटा सा पुशअप चैलेंज कर लें यहाँ पे स्वामी जी के साथ। स्वामी जी के सामने मैं नहीं। स्वामी जी आप आइए ना। नहीं, मैं नहीं आप आइए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ये ओलंपियंस लोग हैं सर आप तीनों ओलंपियंस को करवाइए। तो मैं रेफरी हूँ। कई राहुल भाई कई पुशअप्स तो ऐसे मारते हैं कि खिलाड़ी नहीं मार पाएंगे। तो क्योंकि वही तो मैं हमने वहाँ देखा पे जाता रहता हूँ, करता रहता हूँ ट्रेनिंग साथ में। तो आज यार कुछ तालियां वगैरह हो जाए। आपने तो कहा था टोक्यो तक गूंज होगी इसकी, ये तो दिल्ली में मेरिडियन में खत्म हो गई। जी, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर एक बड़ा फिटनेस चैलेंज देश भर में चला रहे हैं, फिट इंडिया, और वो खुद पुशअप नहीं मार रहे, बाबा जी को लगा दिया इन्होंने काम पे। अरे मंत्री जी, आपके जो जिम के इंस्टाग्राम और ट्विटर के वीडियो होते हैं वो असली हैं कि नकली, हमें दिखाइए तो सही। हमें लगा पता नहीं पीछे से किसी ने पकड़ा हुआ है पंप करते। कम ऑन, आप लोग स्पोर्ट्स मिनिस्टर को पुशअप लगाते देखना चाहते हो कि नहीं? देखना चाहते हो कि नहीं? अरे मिनिस्टर, अब तो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज की इज्जत का सवाल है, आपको भी करना ही पड़ेगा पुशअप, वरना क्या मजा आएगा। तो अब बाबा जी का और मिनिस्टर का पुशअप चैलेंज, ये मैं बोल रहा हूं, बाबा जी और मिनिस्टर का पुशअप चैलेंज।
तालियां। लेकिन ये जो फिटनेस, कौन सा वाला जिसमें आपने रणवीर सिंह को पानी पिलाया था? वो भी एजेंडा में हुआ। नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये हाँ, हाँ, मेरे साथ मैं नहीं, छोड़िए। सुपर कूल, जोरदार तालियां प्लीज। सुशील जी आप कर सकते हो ये? आप कर सकते हो कि नहीं बताओ? राहुल जी, कई दंड बैठकें तो ऐसी हैं, मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में कोई मार के दिखा दे मेरे को, क्योंकि मैंने साथ में कर रखी है महाराज जी के साथ ट्रेनिंग। आप कर सकते हो विजेंदर ये हेड स्टैंड पे वॉक? मैं लास्ट टाइम जो एजेंडा हुआ था, जब बाबा जी ने रणबीर सिंह के साथ जो किया था, मैं अच्छी तरह देख चुका हूँ। उसी के बाद सबने बोला कि स्वामी जी ही जीतेंगे। नहीं, पर ये फिट, पर मेरी एक सेकंड, आप हील्स मत पहनिए अभी, क्योंकि मेरी कॉम के साथ मैंने जब भी मैच शूट किया था, उसमें उन्होंने दिखाया किस तरीके से वो स्किपिंग रोप्स के साथ डांसिंग करती हैं। तो आपके पसंदीदा सॉन्ग्स में से एक हमारे साथ रेडी है। स्वामी जी आप स्किपिंग रोप्स करते हैं? मेरे को नहीं आता। नहीं, पर तभी डांस करता हूँ। सुपर कूल। नहीं तो हम मेरी कॉम का स्किप ऑफ कराना चाहते हैं, 2 मिनट। लेकिन विजेंद्र, मुझे लगता है आपके भी मैंने स्किपिंग के वीडियोस देखे हैं काफी सारे। हाँ, बट डांस करना आपको स्किपिंग करते जैसे मेरी कॉम करती है। हाँ, बॉक्सिंग में चलता है। ओके, सो कैन आई हैव द स्किपिंग रोप्स? एक सेकंड, आप लोग चूज कीजिए। आई थिंक द लेडी गेट्स टू चूज। आप पिक कीजिए। नहीं तो हमारा म्यूजिक तैयार है और आप पहले मेरी को देखिएगा, ये स्किप करते हुए डांस करेंगी, ठीक है? अब आपको फिर अपना डांस इनके साथ करना है, एंड देन जोरदार तालियां बजेंगी और हम तय करेंगे कि बेटर डांस। हाँ, ये स्किपिंग रेसलिंग में ज्यादा नहीं होती। हाँ ना, रेसलिंग में इतनी नहीं होती है। आगे पटकना ही है बस। वो देखो महाराज जी, अब देखो रेडी हो गए। ओ, ये देखो, ये अच्छा है। उन्होंने बोला मैंने पहले किया कि नहीं किया, लेकिन ट्राई तो मैं कर ही सकता हूँ। वाह महाराज जी, ये देखो। बहुत बहुत खूब। मैंने मेरी कॉम को ट्रेन करते हुए देखा है। जो भी आपने कुछ सेकंड के लिए देखा, ये घंटों घंटों कर सकती हो। इनके साथ जो लोग ट्रेनिंग करते हैं कहते हैं जब इनको रिलैक्स करना होता है, रिलैक्स करती है स्किपिंग रोप के साथ डांस करते हुए, जो कि किसी और के लिए एक बेहद हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, लेकिन ये रिलैक्स ऐसे करती। बाबा जी देखा आपने कैसे किया उन्होंने? हाँ, जोरदार तालियां मेरी कॉम के लिए। बहुत जोरदार तालियां हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के लिए भी, क्योंकि इससे पहले जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ करते थे, नाम हम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं था कि वो कुछ कर सकते हैं। हम लोग गए साथ में तवांग, अरुणाचल प्रदेश, वहां पे गोलियों चलाने से लेके तीरंदाजी तक खूब शौक था। बहुत जोरदार तालियां किरण रिजिजू के लिए और ढेरों शुभकामनाएं हमारे ओलंपिक चैंपियंस के लिए। हमारी उम्मीद है कि आप न केवल ब्रॉन्ज, न केवल सिल्वर, बल्कि ढेर सारे गोल्ड टोक्यो से लेके आएंगे। बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू।